हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका क्लास 11th मैथ में, जहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स। तो क्लास 11th मैथ का आज डे 1 एंड आप सबको और मुझे भी बेस्ट विशेस की एक नई जर्नी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और उम्मीद है ये एक जर्नी बहुत ही हैप्पी हैप्पी स्मूथ और मस्ती भरी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ओके, हमें सेट्स की पहले डेफिनेशन यहाँ पे देखनी है ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली में हम लोग करने क्या वाले हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में आपने क्लास 10th तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। सेट क्या होता है? A set is a well-defined collection of objects। जब हम लोग सेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो मीनिंग आपके लिए है वही मीनिंग दुनिया में किसी भी के लिए होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर वो बात यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो फिर कभी भी आप उसको सेट नहीं बना सकते। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे आप नेचुरल नंबर बताइए क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी कहानी। अगर मैं रैंडमली किसी और बंदे से ये चीज पूछूंगा कि नेचुरल नंबर बताइए क्या है, तो वो भी क्या आंसर देगा मुझे? 1 2 3 4। यही क्वेश्चन अगर आप इंडिया से बाहर किसी और कंट्री के सिटीजन से पूछेंगे तो उनका भी यही सेम आंसर होगा। तो इसका मतलब है आप दुनिया में किसी मर्जी से पूछिए जाकर कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो वो आपको 1 2 3 4 5 ही आंसर बताएगा। तो इसका मतलब है ये क्या है? वेल डिफाइंड है। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी के लिए भी नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 ही है। तो इसे हम लोग एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो बात करनी अभी बाकी है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स बताइए, तो आप क्या बोलोगे? ABCDEFGHIJKLM, और कहाँ तक जाएगी कहानी? XYZ तक। दुनिया में किसी भी रैंडम पर्सन से अगर आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि अल्फाबेट बताइए इंग्लिश लैंग्वेज के, तो उसका आंसर भी यही होगा। तो इसका मतलब है जो कलेक्शन है, कलेक्शन जो है वो अल्फाबेट्स का इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी वेल डिफाइंड है। तो उसे भी आप सेट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल जो सेट की हैं। अब चलिए ऐसे बात करते हैं जो सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि टॉप 5 क्रिकेटर्स बता दो इंडिया के, इंडिया के 5 क्रिकेटर्स, टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ इंडिया। अब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो सकता है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह एंड लेट मी से मोहम्मद शामी। सपोज कर लो ये 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या यही सेम आंसर किसी और बंदे का होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो हो सकता है क्या कहे? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, MS धोनी, युवराज सिंह, सौरव गांगुली। क्या ये आंसर फिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। आप इंडिया में जितने भी लोगों से बात करोगे उनके आंसर डिफरेंट होंगे। हो सकता है किसी दो चार का आंसर बिल्कुल सेम मिल जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सभी जो है वो सेम 5 क्रिकेटर्स का नाम लेंगे। तो क्या हम लोग इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि टॉप 5 मूवीज बता दो, टॉप 5 मूवीज इंडिया की ही बना लेते हैं अपा, ऑफ इंडिया, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली आपकी फेवरेट मूवीज कोई और होंगी,
दूसरे बंदे के लिए वो 5 मूवीज कोई और हो सकती है, हो सकता है एक आधी मूवी कॉमन निकल भी आए, लेकिन ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो 5 मूवीज आपके लिए टॉप है वही 5 मूवीज आपके किसी और पर्सन के लिए भी फेवरेट हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में सबकी राय एक जैसी है तो उसे हम लोग सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक भी अलग पर्सन चला गया तो फिर वो कलेक्शन सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड का मतलब आप लोग लिख सकते हो सिंपली, एक सेकेंड, यस, वेल डिफाइंड का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब चाहे आप इसका सर्वे 1000 लोगों में करो, चाहे 1000 अरब लोगों में करो, आंसर विल रिमेन द सेम। तो दिस इज ऑल अबाउट सेट। तो आई थिंक अब आपको सेट के बारे में तो आइडिया लग गया होगा कि सेट एक्चुअली क्या चीज है, कि हमने ऐसी चीजें कलेक्ट करनी है जिनका आंसर, जिनके जिनका मोटिव या जिनका जो मीनिंग है वो दुनिया में सभी A to Z पर्सन के लिए क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग सेट कहेंगे। अब कुछ टर्म देखिए यहाँ पे, कुछ पॉइंट आपको जो पता होने चाहिए, 1 2 3। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स। आप जो एक सेट के मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बात की नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये सारे मेंबर्स हैं, इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये जो 1 है 2 है 3 है, इनको हम लोग मेंबर्स या एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नाम दे सकते हैं। दूसरी बात सुनिए, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अगर मेरे पास ये नेचुरल नंबर का सेट है तो मैं उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दूंगा। व्हाट इज द एन? एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। अगर मान लो मेरे पास रियल नंबर का सेट हो तो मैं उसे कैपिटल आर से डिनोट कर दूंगा। तो मतलब सेट की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं कैपिटल लेटर्स का यूज करता हूं। हालांकि हर बार ऐसा होगा ऐसा कुछ नहीं है, यूजली का मतलब है कि आम तौर पर कैपिटल अक्षरों का यूज किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करता हूँ, तो कहता है कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए स्मॉल अक्षरों का यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे लिखना है सेट ऑफ, एक सेकेंड, जैसे मुझे सेट ऑफ वोवल लेटर्स का बनाना है, सेट ऑफ वोवल लेटर्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं वी, वी का मतलब होता है वोवल लेटर्स, सपोज कर लेते हैं। तो A E I O U, तो ये सभी के सभी क्या है, वोवल्स हैं। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ वोवल लेटर्स का मेरे पास तैयार हो गया। तो स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इन 3 बातों के बाद अगली बात जो क्लियर होनी चाहिए, तो अभी तक मैंने क्या देखा, सेट क्या है, वेल कलेक्शन है जो यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करेंगे। मेंबर्स को ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सेट की रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली कैपिटल लेटर से करते हैं और जो मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्मॉल लेटर से की जाती है। अभी तक हमने ये पढ़ा है। आगे सुनिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। अगर मेरे पास कोई सेट ए है और इसमें एक एलिमेंट आ रहा है ए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। तो ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक सिंबल जिसकी शेप ई जैसे लग रही है, इसका नाम है एप्सिलॉन। इसको यूज किया जाता है बिलोंग्स टू के लिए। तो इसका मतलब है अगर मैं बोलूं कि बिलोंग्स टू, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक में एक सिंबल है दैट इज एप्सिलॉन।
ई जैसा दिखता है लेकिन ई नहीं है। ई में हम लोग प्रॉपर ये सीधी लाइन खींचते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा कर्व है, लाइक दैट। एप्सिलॉन इसका नाम है, क्लियर कट इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू। जैसे कि सपोज करो नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3, तो जो 3 है क्या वो नेचुरल नंबर का हिस्सा है? यस। तो इसका मतलब है 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूं क्या 10 नेचुरल नंबर का फैमिली का पार्ट है? तो यस, तो बिलोंग्स टू एन। लेकिन अगर कोई एलिमेंट सेट का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, नॉट एन एलिमेंट है, तो फिर क्या लिखना है? एप्सिलॉन के साथ क्रॉस लगा देंगे और उसको रीड किया जाता है B डज नॉट बिलोंग टू A। मतलब अगर मैं बात करूं -5, क्या -5 नेचुरल नंबर का पार्ट है? नो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूं 0, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नो। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब है अगर किसी की किसी के साथ रिश्तेदारी है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से, और अगर रिलेशन नहीं है तो रिप्रेजेंट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो ये आपके एक नोटेशन है जिसको आप लोग यूज करने वाले हो। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आपको अभी पीडीएफ ही डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी आपने इतनी जल्दी बुक्स परचेज की होंगी। तो पीडीएफ डाउनलोड करके वहां पे उसको फॉर द टाइम बीइंग रीड करें, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले इरेज कर दें। तो लो जी, उसके बाद है देर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। फर्स्ट रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे। रोस्टर या टैबुलर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट, सेट के सभी एलिमेंट को लिस्ट किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा, लिखा जाएगा। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास, एलिमेंट्स को कोमा से अलग किया जाएगा। एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर उनको इनक्लोज यानी कि बंद किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो इवन हो उनका सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए इवन नंबर कौन कौन से हैं 7 से जो कम हो? 2, 4 एंड 6। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने पहले बोला था कि हर एलिमेंट लिखो, तो सारे एलिमेंट लिख दिए, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास, एलिमेंट एक दूसरे से कोमा से अलग होने चाहिए, तो कोमा से अलग कर दिए। और इनक्लोज करना है ब्रेसेस, यानी कि मुझे ब्रेसेस लगानी है लाइक दिस। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म। तो इसी तरीके से अभी अपन चलते हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, 42 को कौन कौन सा टेबल डिवाइड कर सकता है नेचुरल नंबर में? 1 होता है, 2 के टेबल पर भी आता है, 3 पर भी आता है, देन 6 पे आता है, 7 पे आएगा, 14 पर, 21 पर, 42 पर। बस ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं, कोमा से सेपरेट कर दिए और क्या लगा देंगे? ब्रेसेस लगा देंगे। तो इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म हमारी क्या हो जाती है? डन हो जाती है। अगर आपसे कोई कहे सेट ऑफ वोवल लेटर्स, अब वोवल लेटर्स का जो सेट है वो रिप्रेजेंट करना है, तो वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ब्रेसेस लगानी है ये मुझे पता है, और छोटे अक्षर यूज करने हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू। लो, ऐसा नहीं कि हमेशा छोटे अक्षर ही यूज करने होते हैं, ये तो सिंपली आपको एक रिप्रेजेंटेशन की एक पॉइंट बताई हुई है। वोवल्स लेटर्स यही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो कोमा से सेपरेट कर दिए और ब्रेसेस लगा दी। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? आपको हर एक एलिमेंट लिखना है। अगर मान लो 10 एलिमेंट है
तो 10 के 10 एलिमेंट भी आप लिखोगे, रोस्ट कर दोगे, मतलब कल्ला कल्ला आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे, ROST। तो इस तरीके से ये होगी रोस्टर या टैबुलर फॉर्म हो गई। अभी चलते हैं, आपको और एग्जांपल भी देखने को मिलेगी और फिर एक रिप्रेजेंटेशन भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ये देखिए, जैसे कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स हो गया, सेट ऑफ और नेचुरल नंबर। और नंबर का सेट क्या होता है? और नंबर होते हैं 1 3 5 7, लेकिन उन्होंने कुछ भी और कंडीशन नहीं दी, तो इट मींस हम लोगों को यहाँ पे सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, लेकिन सारे एलिमेंट तो अपन लिख नहीं पाएंगे क्योंकि तो इनफाइनाइट है। तो फिर 4-5 एलिमेंट लिख के आप क्या लगा देते हो? 3 डॉट्स लगा देते हो, और इसका मतलब यही होता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे, इनडेफिनेटली है, मतलब कि इनफाइनाइट है। और ये लिखा भी हुआ है जब आप थर्ड पॉइंट पढ़ते हो, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द डॉट टेल अस, 3 डॉट्स क्या बताती हैं कि लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली, मतलब ये बहुत चलता रहेगा। क्लियर है? तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। एक और बात जो यहाँ पे नोट पे दी हुई है कि रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता, मतलब हमने इसको सीक्वेंस में नहीं लिखना कि 1 2 3 4 5, नो नो नो। आप आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे 1 के बाद 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 21, फिर छोटा नंबर आ गया। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करने वाला। आप चाहे किसी नंबर को पहले लिख दें या बाद में लिख दें, ये आपकी मर्जी है। ओके, उसके बाद सेकंड नोट देखिए, अगर आप कहते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते हो, एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे मेरे पास स्कूल है, अब स्कूल में मुझे इनके लेटर्स का सेट बनाना है, तो कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? एस आ रहा है, कोमा, सी, कोमा, एच, कोमा, ओ। अब ओ दोबारा आ रहा है, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही बार लिखना है और एल मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जनरली के तौर पे रिपीट नहीं करते। अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो आप उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हो। तो रोस्टर की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो रोस्टर में आपने क्या मेन बात जो है वो सीखी या समझी है? आइए चलिए इसको एक बार शॉर्ट में नजर मारते हैं। रोस्टर में आपने पहली बात तो ये सीखी कि इसका दूसरा नाम होता है टैबुलर फॉर्म। पहली बात ये सीखी मैंने, टैबुलर फॉर्म इसकी दूसरा नाम है। पहली बात ये सीखी कि ब्रेसेस लगाना जरूरी है। दूसरी बात, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। और तीसरी बात, हर एलिमेंट वहां पर लिखना जरूरी है, एवरी एलिमेंट, अगर वो सेट फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब फिक्स नंबरिंग में है। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट सेट में है तो फिर क्या करेंगे? 4-5 एलिमेंट लिख के 3 डॉट्स लगा देंगे, तो उससे भी हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और एक और बात, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 1 2 3 जैसे मर्जी 3 2 1 2 1 3 लिख दो, कोई मैटर नहीं करता। और एक और बात, रिपीटिशन नहीं करनी है, एक ही बार लिख देंगे तो ओके रिपोर्ट है। अगर कोई आपका नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसे आप सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो किसके लिए हैं? रोस्टर फॉर्म के लिए हैं। ओके, चलिए रोस्टर फॉर्म हमारी डन हुई। अब हमने पढ़ा था कि 2 तरीकों से सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रोस्टर फॉर्म डन हुई। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं अब और सीखते हैं कि कैसे होगा। लीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म की कहानी खुल गई। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या चीज है? देखिए, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उसी प्रॉपर्टी को कोई बाहर वाला एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। सपोज करें, जैसे इन्होंने एक सेट दिया हुआ है, मैं सेट लिख रहा हूं
AEIOU। तो इस सेट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सभी के सभी जो है वो वोवल है, और इनके बाहर जो भी अक्षर बच गए BCDEFGH वो वोवल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट आएंगे वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले बी से रिप्रेजेंट किया सेट ऑफ वोवल लेटर्स को, फिर इक्वल टू का साइन डाला, ब्रेसेस लगाएंगे हम लोग, एक जनरल अक्षर उठा लेंगे कुछ भी एक्स। देखिए एक्स खुद एक वोवल नहीं है, लेकिन जैसे अपन मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं ना, तो वैसे ही एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि एक्स जो है वो एक वोवल है, किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी नंबर है वोवल, उसको हमने जनरल एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और कौन कौन आ जाएगा? AEIOU इसमें आ जाएंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जब रोस्टर की बात आती है तो आपको एलिमेंट लिखने हैं, और जब सेट बिल्डर की बात आ जाएगी तो आप एक स्टेटमेंट लिखते हो। S स्टैंड्स फॉर सेट बिल्डर फॉर्म और S स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो मुझे इसको एक ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है जो कि सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होती हो। अभी इसके बारे में कहानी और रहेगी, अभी तो कहानी जस्ट स्टार्ट हुई है सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे और क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, it may be observed that we describe the element of set by using a symbol x। कहते कोई और लेटर भी आप यूज कर सकते हो, y z भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि x फिक्स है, कोई भी और लेटर यूज कर सकते हो। विच इज फॉलो बाय कॉलन। आप देखो, हमने x के बाद ये दो बिंदु लगाई हैं, इसको आप कॉलन बोलते हो। तो कॉलन लिखना जरूरी है, और उसके बाद हम लोग जो कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की जा रही है उस एलिमेंट्स के द्वारा, उस सेट के एलिमेंट्स के द्वारा वो हम लोग लाइन लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हमने वोवल लेटर्स लिए थे, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये चीज है जो आप लोगों के दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में मैं एक जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्षर उठा लेता हूं, फिर कॉलन जरूरी है, और फिर जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो मुझे वहां पर प्लेस कर देनी है, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। और साथ में मुझे ब्रेसेस का यूज करना है, जो कि मैं रोस्टर फॉर्म में भी करता था। इन दिस डिस्क्रिप्शन, अब इस डिस्क्रिप्शन में ब्रेसेस का मतलब है द सेट ऑफ ऑल। तो इसका मतलब है हमें सेट ऑफ ऑल लिखने की जरूरत नहीं है। वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये ब्रेसेस रिप्रेजेंट कर रही हैं। द कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट। तो जो सच दैट है वो कॉलन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मतलब ब्रेसेस का मतलब क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में? द सेट ऑफ ऑल। और जो कॉलन है उसका मतलब हो गया है सच दैट। तो ये दो बातें जो है वो आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है जब आप सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हो, कि ब्रेसिस का मतलब है द सेट ऑफ ऑल एंड कॉलन का मतलब है सच दैट। अब एग्जांपल देखिए, जैसे सेट ए है, हम लोग यहाँ पे साइड में भी लिखते हैं, सेट ए है इज इक्वल टू ब्रेसिस द सेट ऑफ एक्स। ये एक्स हो गया, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से लेकर 10 तक है। एक्चुअली 3 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट लिखी है, आपने एलिमेंट तो बताया ही नहीं कि कौन कौन से एलिमेंट है। आपने तो बता दिया कि एक्स मेरा एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। अगर यही चीज मुझे रोस्टर फॉर्म में करनी होती तो व्हाट विल बी माय आंसर? तो मैं यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता, ब्रेसेस लगा देता, तो मैं लिखता 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं है, ना ही 3 इंक्लूड है, तो इसलिए उनको अपन रोस्टर फॉर्म में भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर सिंपली कोई आपसे बात करे
कि रोस्टर में क्या है और सेट बिल्डर में क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? रोस्टर में आपको कली कली वैल्यू पता हो जाती है, सेट बिल्डर में सिर्फ एक स्टेटमेंट पता चलती है। इसके अलावा आपको एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन रोस्टर फॉर्म में पता चलती है। अब जैसे यहाँ पे ये चीज आ गई है, इफ वी डिनोट दिस सेट डिस्क्राइब्ड इन ए बी सी, अब above in roster form by ABC, then ABC can also be represented in set builder form। तो जो आपके पास है, ये मैं बताता हूँ कि किन की बात कर रहे हैं एक्चुअली। ये जो रोस्टर फॉर्म में आपको एग्जांपल दी थी ना, ये वाली ए वाली और फिर ये बी वाली, सेट ऑफ ऑल वोवल्स और नेचुरल नंबर्स, तो कहते हैं कि हम इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देखते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। लो, मैंने सारा इरेज कर दिया। तो रोस्टर फॉर्म से अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे वो आप देखते हैं। इतने इजी ऑप्शन मिल गया मेरे को। चलिए देखिए, हाँ जी। तो पहला क्या है? पहला हमारा ये था कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें कि 42 किन किन के टेबल पे जाता है। ये सेट ए की मैं बात कर रहा हूं। तो ए के आंसर क्या क्या आए थे आपके पास? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, ये आया था आपके पास आंसर। तो अगर मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिख लेंगे अपन? ए एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, ब्रेसेस लगानी जरूरी है। जनरल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, सपोज कर लो मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या चीज है, एक्स आपके पास, ये देखिए एक्स के जितने भी नंबर्स हैं सभी पॉजिटिव हैं और सभी नेचुरल नंबर है। तो अपन क्या लिख देंगे? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो उसमें तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे? ये वो नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स, जो कि 42 को डिवाइड करता है। तो अब 4 5 8 9 ये सारे आउट हो गए, सिर्फ वो नेचुरल नंबर बचेंगे जो कि 42 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट आपको एक शॉर्ट में बता देती है कि एक्चुअली में आउटकम क्या हो सकती है। अब जैसे बी सेट था मेरे पास रोस्टर फॉर्म में, क्या था? वोवल्स अक्षरों का सेट था, AEIOU। तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हाउ विल आई राइट? ए लिखूंगा, ब्रेसेस शुरू करूंगा, जनरल अक्षर हो गया एक्स, वाई यूज किया हुआ है, वाई भी यूज कर सकते हो। तो क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे इन सभी अक्षरों की? ये सभी वोवल्स हैं, तो एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश। लो, इंग्लिश में जो वोवल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन एक्स के द्वारा कर दी। तो ये सेट बी की सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, स्टेटमेंट हो गई। सी सेट क्या था? ऑड नंबर्स का सेट था, 1 2 1 3 5 7, और ये इनफाइनाइट तक था, तो 3 डॉट्स लगा रहे थे। ये रोस्टर फॉर्म है, मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार करनी है, तो सी लिखूंगा, ब्रेस लगाऊंगा, एक्स क्या है मेरे पास सेट? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या मुझे कोई कंडीशन दूसरी पुट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने भी और नंबर हैं वो सारे के सारे ही इसके सेट का पार्ट है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे कंडीशन लगा दी थी विच डिवाइड्स 42, यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर बल्कि हमने कोई कंडीशन ऐसे यहाँ पे लगा दी तो कांटा लग जाएगा, क्योंकि सारे और नेचुरल नंबर इस सेट का हिस्सा है। तो इसीलिए सभी और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली स्टेटमेंट लिखनी है। लो जी, ये बात हो गई हमारी क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको कुछ समझनी है, ये आपको याद भी रखनी है और हो भी जाएगी याद आपको, ऐसी बात नहीं है। आपकी बुक में दी हुई है कुछ रिप्रेजेंटेशन ये वाली, जैसे कि कुछ आपको आती भी है। नेचुरल नंबर्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कैपिटल एन है। इंटीजर्स माइनस प्लस जीरो, उसके लिए जेड है।
रैशनल नंबर्स जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हो, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू यूज करते हैं। रियल नंबर्स का सेट कैपिटल आर यूज करोगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जेड पॉजिटिव, जेड अकेला इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, जेड पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन उसको रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगर आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और वो पॉजिटिव हैं तो उसे आप क्यू पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो आर के साथ आप प्लस लगा देंगे। तो ये नोटेशन आपको याद होनी चाहिए, बहुत इजी है। आप लोगों में से काफी सारे तो आपको पता ही होंगी, जो एक आधी आपके लिए नहीं आई है उसे भी आप लोग याद कर लोगे, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, उसके बाद बेटा अपने पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद फिनिश कर देंगे क्लास। और आप मुझे फीडबैक जरूर दोगे कि कैसा आपको समझ में कुछ आया, कि सब कुछ बाहर से गया या कुछ परसेंटेज समझ में आया। होनेस्ट फीडबैक आप लोगों की चाहिए। ओके चलिए, पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लो, ये कहानी आपकी 10th वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो सम ऑफ सॉरी रूट्स निकाल देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। प्लस का 2x माइनस का 1x माइनस का 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस 2 माइनस 1 और इधर भी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर बन गया x प्लस 2, दूसरा फैक्टर बन गया x माइनस 1। हमें सॉल्यूशन निकालना है तो x प्लस 2 को भी 0 पुट करें, x माइनस 1 को भी 0 पुट करें, तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई +1। तो अभी हमसे रोस्टर फॉर्म पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट मी से s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं, इक्वल टू, देन ब्रेसेस लगाएंगे -2, 1 और ये इनक्लोज कर दिया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 1 को पहले -2 को बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर आ गया। रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस लगाते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं और एलिमेंट लिख लेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल आप लोगों का डन हो गया, और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई डाउट रहा भी होगा थ्योरी में करते हुए तो इससे आपको क्लियर होता जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट वन करते हैं, इसको आप क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वन। और साथ साथ अगर आप करेंगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये बात 10th में भी थी और एप्लीकेबल यहाँ पे भी है। सेकंड एग्जांपल, सेट है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि स्टेटमेंट दी हुई है और हमसे पूछा है इसको रोस्टर फॉर्म में बदलें। हिंट क्या है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6। बेटा जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता ना नेगेटिव इंटीजर में काउंट होता, वो अकेला ही है। तो दूसरी, अब ऐसे सारे नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जब आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो 40 से छोटा आना चाहिए। चलो 1 का स्क्वायर, ओके 1 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर 1 है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ओ स्क्वायर करके वैल्यू लेस देन 40 आनी चाहिए, तो यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर मेरा आंसर क्या बनेगा, लेट मी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, तो आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। स्क्वायर वाले नंबर नहीं लिखने, क्योंकि उन्होंने एक्स पूछा है कि उसका स्क्वायर करने पे लेस देन 40 हो। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 है जो लेस देन 40 है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 है जो लेस देन 40 है। तो इसका मतलब है ये वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको 40 से वैल्यू कम मिलेगी। और ये आपका सेकंड एग्जाम्पल भी डन हो गया। ओके नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जाम्पल, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके अब ये रोस्टर फॉर्म आ गई है,
सारे एलिमेंट नहीं रिप्रेजेंट किए हुए क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट, कैसे लिखेंगे। तो मेरे पास सेट ए जो है उसमें 1 4 9 16 5 है। आप यहाँ पे क्लियरली देखो क्या रिलेशन है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यानी कि जो मेरे पास नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर होके मेरे पास आंसर आ रहा है। तो फिर मैं इसकी स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, जनरल में ब्रेसेस लगाऊंगा, एक जनरल लेटर एक्स चूज कर लूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ, एक्स मतलब 1 4 9, ये किसके स्क्वायर है, ये सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ इवन हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। लेकिन ज्यादा बेटर फॉर्म ये है कि आप नेचुरल नंबर में ही लिख दो। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि x यानी कि 1 4 9 ये कौन से नंबर है, कि जब नेचुरल नंबर्स को स्क्वायर करेंगे तब ये रिजल्ट हमें मिलेगा। और एक और तरीका इन्होंने बताया हुआ है, सेट का नाम लिखो a, x कॉलन, ये तो दोनों चीजें मस्ट होनी चाहिए, ब्रेसिस और कॉलन। तो x क्या है, x n का स्क्वायर है, जहां पर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू, कि जो ये n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो अगर n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4 सो ऑन। और n का स्क्वायर किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 1 4 9 16, और आप देख सकते हो यही सेट आपको गिवन है। तो इसका मतलब है दो तरीकों से आप सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आप प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, वो वाली फॉर्म आप लिख दोगे। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट वन। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आपके सामने अगेन एक रोस्टर फॉर्म दी हुई है। देखिए क्या फॉर्म है, पहले तो आप उस पर बात करते हैं। तो मेरे पास फॉर्म क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए क्लियर है। ऊपर गिनती देखो 1 2 3 4 5 6 है, नीचे 2 3 4 5 6 7 है। यानी कि जितना नंबर ऊपर है उससे एक ज्यादा नीचे है। तो अब देखो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ब्रेस लगाएंगे पहले, तो ब्रेसिस एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू, ऊपर कोई भी नंबर है, लेट मी से ऊपर आप इसको y से रिप्रेजेंट कर दो, y क्या है 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से एक ज्यादा है। ऐसे आपको रिलेशन देखना पड़ता है। तो अगर मैंने ऊपर y लेट किया तो नीचे क्या आ जाएगा, y+1 आ जाएगा, वेयर y बिलोंग्स टू n, x की वैल्यू y/y+1 है, जहां पर y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या है 1, तो 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर तो 7 के बाद भी होते हैं। तो मैं अगर y की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर दूं तो 7/8 भी इसका पार्ट बन जाएगा, लेकिन 7/8 तो है ही नहीं है। तो मतलब मुझे नेचुरल नंबर्स को एक लिमिट देनी पड़ेगी। तो फिर क्या लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से शुरू होते हैं और 6 पर खत्म हो जाते हैं। 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने 7 लिख दिया तो ये बन जाएगा 7/7+1 दैट इज 8। तो 7 इज नॉट अलाउड। तो फिर ये 7 बनेगा कैसे, आपने कहा कि n 6 तक जाएगा, तो y की वैल्यू 6 पुट कर दोगे तो 6+1 7 आ जाएगा। तो इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी है। एक छोटी सी भी आपने गलती कर दी तो वो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरी बात ये देखिए, ये भी अपन ने ऐड किया है इक्वल टू, क्योंकि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है। फर्स्ट में देखिए 1 कैसे बनेगा, जब n की वैल्यू 1 होगी, और कहां तक जाएगी, 6 से छोटी या 6 तक जाएगी। तो इस तरीके से ये
सेट बिल्डर फॉर्म आपकी तैयार हो गई। दोबारा सुनिए, एक्स से जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ और क्या है, ऊपर वाला नंबर अपॉन ऊपर वाले में एक ऐड कर दिया, y अपॉन y प्लस 1, जहां पर y क्या है, एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक जा सकते हैं। और इस तरीके से ये सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अपन क्लियर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल है ये, फिर एक्सरसाइज शुरू होगी। लेकिन एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप मुझे बताओगे कि क्या आपको समझ में कुछ आया और कैसा आपको लगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए कि क्या चीज है। मैच करना है लेफ्ट वाले पोर्शन को जो रोस्टर फॉर्म में है और उसको राइट साइड जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसके साथ। चलिए पहला देखिए क्या है, PRINCAL, तो ये अक्षर है, आपको बताना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर दिख रहा है बेटा, 1 का D के साथ रिलेशन है और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, X एक लेटर है जिसका शब्द है प्रिंसिपल, PRINCAL, सभी अक्षर आ रहे हैं तो ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर्स हैं, तो अपन एक पॉइंट पढ़ा था ना कि स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है, वो जस्ट एक तरीका बताया गया है। अब अगर मेरे पास शब्द ही कैपिटल लेटर्स में है तो मैं वहां पे स्मॉल यूज थोड़ी करूंगा, तो ये चीज है। अगला देखिए जीरो। अब जीरो क्या चीज है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि डिवीजर ऑफ 18 है, हो भी सकता है। एक्स एक इंटीजर है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। डिवीजर ऑफ 18, 18 के डिवीजर में नहीं जाएगा, 18 के डिवीजर में से डिवीजर ऑफ 18, जीरो के टेबल में 18 आता है आ सकता है, ए आ सकता है। एक्स एक इंटीजर है, जी नहीं। अगर आप यहां पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स एक इंटीजर है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, लो जी मिल गया। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 1 होता है, तो ये आ गया सेकंड का ऑप्शन का आंसर। आगे है 1 2 3 6 9 18, ये तो जरूरत ही नहीं है बताने की। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 18 का डिवीजर है, ये सारे नंबर 18 को अपने टेबल पर लेकर आ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो यस, तो ये ऑप्शन 3 आ गया। 3 माइनस 3 ऑप्शन बी में आ जाएगा। क्यों, अगर आप एक्स स्क्वेयर, अगर आप एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को सॉल्व करो तो यू विल गेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 9, और एक होता है प्लस का 3 और एक होता है माइनस का 3, तो ये ऑप्शन बी चला जाएगा। और इस तरीके से ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 भी डन हुई। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को आज की जो फर्स्ट क्लास है उसमें कुछ समझ में आया होगा, और शायद बहुत कुछ समझ में ना भी आया होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिए। और साथ में नई चीज है तो हो सकता है समझ में जल्दी भी आ गया हो सकता है ना भी आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।